जेईई मेन, नीट और इवन बोर्ड एग्जाम में भी आपके बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। या तो किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना होता है, या किसी मीडियम में चार्ज के स्ट्रेंथ को, फोर्स के वैल्यू को पता करना होता है कि फोर्स डिक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया, या अगर डिक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया किसी मीडियम में, तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, वगैरह वगैरह। और जेईई मेन में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बॉयंसी फोर्स वगैरह या अदर और भी कुछ फोर्सेज को इंट्रोड्यूस करके। ठीक, तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, और हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर। तो देखते हैं आज फिजिक्स ट्रिकी अप्रोच का लेक्चर नंबर 5, और इसमें सीखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक नंबर हुआ, एक वैल्यू हुआ, जो ये बताता है कि उस मीडियम में दो चार्ज का सिस्टम अगर उस मीडियम में रखा जाए तो दोनों के बीच का फोर्स कितना टाइम्स, कितना गुना डिक्रीज कर जाएगा। अब सपोज करो कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, किसी मीडियम का, किसी भी मीडियम का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कि 5 है, तो उसका फोर्स डिक्रीज कर जाएगा कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। सिंपल सा न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखकर आप ये समझ जाएं कि कितना टाइम्स, कितना गुना फोर्स कमजोर हो जाएगा। सपोज करो कि दो चार्ज के बीच, दो चार्जेज के बीच फोर्स लग रहा था पहले, मान लो 100 न्यूटन, और इसको डाल दिया गया किसी मीडियम में, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसकी वैल्यू गिवन है 5। तो उस मीडियम में डालते ही इन दोनों चार्ज के बीच के फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा उस मीडियम में 5 टाइम्स, 5 गुना कम हो जाएगा। तो बताओ ना, अगर 100 न्यूटन है, 5 गुना कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। भाई साहब देखो, एयर में फोर्स था 100 न्यूटन दो चार्जेस के बीच, और जैसे इसको उस मीडियम में डाला जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो फोर्स डिक्रीज करके 5 गुना डिक्रीज करके कितना आ गया, 20 न्यूटन। सिंपल। तो अगर किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना हो या फोर्स की वैल्यू फाइंड करना हो, तो सिंपल सा यही सोच है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू को देखें, और वो वैल्यू देखकर ये समझ जाए कि कितना टाइम्स फोर्स वीक हो जाएगा, कितना टाइम्स फोर्स कमजोर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो ये बताता है कि किसी मीडियम में चार्ज का स्ट्रेंथ कितना टाइम्स कम हो जाएगा, किसी भी मीडियम में चार्ज का स्ट्रेंथ कितना टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में, क्या लिखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज द numerical value of a medium which indicates that how much the electrostatic force, how much the electrostatic force will decrease in it, किसी भी मीडियम में फोर्स कितना टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाय इप्सिलन आर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं इप्सिलन आर से, या कैपिटल के भी लिखा होता है टेक्स्ट बुक में, इप्सिलन आर भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो फोर्स इन मीडियम बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है। ठीक, तो यहीं से तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और डेफिनेशन आ जाएगा भाई साहब, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बोर्ड एग्जाम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो यहीं से तो आ गया ना, देखो जरा, इप्सिलन आर इज इक्वल टू
एफ ए बाय एफ एम। तो क्या कहा जा सकता है, इसको क्या कहा जा सकता है? यही तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यही तो हुआ। तो क्या बोलोगे? बोलो, ये रेशियो हुआ ना, देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। तो बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, कैसे डिफाइन करोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को? ऐसे करोगे, देखो ये चीज समझने के लिए है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अगर सिंपल ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन रहा तो आराम से डिवाइड करके फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर to that in medium, is called डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ही एक और नाम है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, बोलो क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है तो मिटाते हैं, इसको मिटा दें क्या? बोलो ना। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। ठीक। अब देखो, फटाफट फाइंड कर सकते हो किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर फोर्स के बारे में पता है तो। अगर फोर्स के बारे में पता है तो हम लोग फटाफट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज करो, फॉर एग्जांपल, कि दिया हुआ है कि फोर्स इन एयर, मतलब दो चार्जेज के बीच मान लो एक चार्ज Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस आर। पहले एयर में फोर्स था कितना? 100 न्यूटन, और उस किसी मीडियम में हो गया फोर्स डिक्रीज करके कितना न्यूटन? तो फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। तो फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। तो सिंपल है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ए बाय एफ एम। अरे ऐसे भी सोचो, कितना घट के कितना टाइम्स हो गया? 25 टाइम्स ना। 100/4 करोगे तो 25 ही तो आएगा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? 25। ठीक है, ठीक ना? अब देखो, थोड़ा सा हम लोग गहराई में जाते हैं। जी मेन वगैरह में थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम लोग एक सवाल भी डिस्कस करते हैं। ठीक, एक प्रॉब्लम देखते हैं जी मेन के लिए। चलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पता हो गया ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो ये बताता है कि फोर्स कितना टाइम्स, कितना गुना घट जाएगा, कितना गुना डिक्रीज हो जाएगा। और अगर फोर्स के टर्म में इसको डिफाइन करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यही कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू दैट इन मीडियम। एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सवाल ये है, ये जेई मेन में पूछा गया है, ईयर आप लोग देख लेना। जेई मेन में क्वेश्चन रहा है कि एक ही पॉइंट से, एक सस्पेंशन पॉइंट से दो बॉब यानी स्मॉल स्फीयर बाय मींस ऑफ थ्रेड्स, दो थ्रेड के मदद से लटकाया गया। सिमिलर चार्ज था तो रिपेल किया, रिपल्सन का फोर्स मान लो F। बोला कि एंगल कितना है, तो थीटा थीटा पर आके रुक गया। अब क्या किया गया कि इसको नाउ इट इज इमर्स्ड इन वाटर, अच्छा, इस बॉब का, इस स्फेयर का, इसका डेंसिटी दे दिया D इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉब यानी स्मॉल स्फेयर which is tied to the string. Now it is dipped in liquid, किसी लिक्विड में इसको डुबा दिया गया, पूरे लिक्विड में डाल दिया गया। Then find डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ऑफ लिक्विड का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करो इफ एंगल ऑफ सेपरेशन रिमेन्स सेम, अगर एंगल ऑफ सेपरेशन सेम रह जाता है तब। देखो क्वेश्चन क्लियर है, एक ही सस्पेंशन पॉइंट से धागा के थ्रू, थ्रेड के थ्रू दो स्फीयर को लटकाया गया, तो ये रिपेल किया, रिपेल करके यहां पर आकर रुक गया, बैलेंस हो गया। अब इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में डाला गया और इस लिक्विड का डेंसिटी था रो, ठीक, इस स्फीयर का डेंसिटी डी, और जिस लिक्विड में डुबाया गया उस लिक्विड का डेंसिटी था रो, ठीक है। डी की वैल्यू मतलब बॉडी का जो डेंसिटी था स्फीयर का वो 1.6 था, 1.6 ग्राम पर सीसी था, और लिक्विड का जिसमें डुबाया गया उसकी वैल्यू है 0.8 ग्राम पर सीसी, ठीक है। तो जब डुबाया गया तो बॉयंसी फोर्स वगैरह लगेगा, बॉयंसी फोर्स भी लगेगा इस पर, तो बोला एंगल सेम अगर रह जाए तो उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, सवाल ये है। बोलो सवाल क्लियर है एकदम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं एकदम प्यार से आराम से। देखो पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, कौन कौन सा फोर्स इस पर लगेगा जरा ये देख लो ना तुम लोग। मान लो कि ये इक्विलिब्रियम के केस में एंगल ऑफ सेपरेशन थीटा और थीटा है, 2 थीटा हुआ टोटल। नीचे लगेगा एम जी, इधर लगेगा रिपल्सन का फोर्स एफ, ठीक है, एफ ए लिख लो, एयर में फोर्स, स्ट्रिंग में लगेगा टेंशन। अब इस टी के होंगे दो कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इस टी का इधर वाला कंपोनेंट मतलब वाई कंपोनेंट लिखोगे टी कॉस थीटा, एक्स वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा। अब बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब यहां पर आके रुक गया दोनों रिपेल करने के बाद, तो बैलेंसिंग फोर्स लगेगा ना, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे एफ, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो ना, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे ये एम जी, ये टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, तभी तो बैलेंस रहेगा। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एफ को एफ ए लिख लो, अभी एयर में है, ठीक, डिवाइड कर दो दोनों को, तो साइन बाय कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ए बाय एम जी, ठीक है। चलिए अब इसको डुबा दिया गया, अब इसको इमर्ज कर दिया गया, डीप कर दिया गया लिक्विड में। तो जैसे ही लिक्विड में डीप किया जाएगा तो एक जैसे इधर लग रहा था क्या, देखो टी कॉस थीटा लग रहा था ना, यहाँ पर टी कॉस थीटा, तो बॉयंसी फोर्स भी तो ऊपर लगेगा, बॉयंसी फोर्स बी, और नीचे एम जी वेट। तो अभी देखो अपवर्ड फोर्स हो गया टी कॉस थीटा प्लस बी, तो टी कॉस थीटा प्लस बी, और डाउनवर्ड एम जी, तो आपका टी कॉस थीटा अब आ गया एम जी माइनस बी। चलिए तो टी साइन थीटा तो एफ के इक्वल रह गया, टी साइन थीटा अब क्योंकि लिक्विड में डुबा दिया गया तो ये हो गया फोर्स इन मीडियम, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस बी, डिवाइड करो तो साइन बाय कॉस, ऐसे डिवाइड करो तो साइन बाय कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया एफ एम बाय एम जी माइनस बी। बोलो यहां तक क्लियर, ठीक है। अभी एक टेन थीटा आपका यहां आया था, एक टेन थीटा लिक्विड में इमर्ज करने के बाद, लिक्विड में डिप करने के बाद ये आया, बोला कि एंगल तो सेम है थीटा और थीटा, तो टेन थीटा तो सेम हुआ, तो क्या इसका आरएचएस इसका आरएचएस इक्वल नहीं होगा, हाँ होगा इक्वल, तो इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है, इक्वल कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, एफ ए बाय एम जी इज इक्वल टू एफ एम बाय एम जी माइनस बी। चलो अब क्या हम एफ एम को एफ ए बाई इप्सिलन आर लिख सकते हैं या नहीं, बोलो। हाँ सर लिख तो सकते हैं, बिल्कुल, अभी अभी तो देखा था हमने। तो चलिए इधर से एफ ए और एफ ए कैंसिल हो गया, बोलो हो गया, एफ ए और एफ ए कैंसिल, तो क्या लिख सकते हो,
mg इज इक्वल टू इप्सिलन r इंटू mg माइनस b। चलिए भैया यहाँ से इप्सिलन r तो आ गया, अब mg बाय mg माइनस b। अच्छी बात है, यहाँ से इप्सिलन r आ गया, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। The data given in the questions are density of the sphere and density of liquid। इसलिए हम लोगों को इसको डेंसिटी के टर्म में लाना पड़ेगा ना। तो मास इज इक्वल टू लिखते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बोलो ना। मास को क्या लिखते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इसको लिखोगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। और बायनेंसी फोर्स निकालते वक्त वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखते हैं। बायनेंसी फोर्स फाइंड करते वक्त डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेना है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लेना है, इंटू जी। अभी देख लो ना, Vg कॉमन ले सकते हो, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी है, तो क्या बच जाएगा आपका इप्सिलन r इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, d बाय d माइनस रो। दैट्स इट। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। d की वैल्यू 1.6, रो की वैल्यू 0.8, तो कितना आ गया, ऊपर में 1.6 और नीचे आ गया 1.6 माइनस 0.8 यानी 0.8। कैंसिल करो, तो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, बोलो ना, आ गया। तो डायरेक्टरी कांस्टेंट 2 आ गया। अच्छा, तुम ये रिजल्ट डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि अगर किसी पेंडुलम को या कोई स्ट्रिंग ब्लॉक वाला सिस्टम है, अगर उसको लिक्विड में इमर्स कर दिया जाए, लिक्विड में डुबा दिया जाए, तो ये रिलेशन तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, ये वाला इप्सिलन r इज इक्वल टू, ये वाला रिलेशन इप्सिलन r इज इक्वल टू d बाई d माइनस रो। डायरेक्ट याद रखो ना, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय में डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बोलो क्लियर, आसान था, इजी था ना, ठीक। तो ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ जो ये बताता है कि फोर्स कितना टाइम डिक्रीज कर जाएगा, ठीक, यानी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर एंड रेशियो एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, Fa by Fm। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, विच इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और इट इज वेरी यूजफुल, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी तरह के और टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिर देखते हैं फर्स्ट चैप्टर का कुछ और टॉपिक।